हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, स्टार्टिंग मेथड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और इसे बेसिकली हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो आपका सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, और आपने देखा वर्किंग प्रिंसिपल के थ्रू, और जो है कि आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑन द बेसिस ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम ये कहते हैं कि आपका जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो आपका सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। और जो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर आपका सेल्फ स्टार्टिंग मोटर की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर की कैटेगरी में आपका आता है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है तो हमको स्टार्टिंग के मेथड की रिक्वायरमेंट क्यों है। ओके, तो वैसे जो भी हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, जब भी हम इसमें रोटेट जो है कि थ्री फेज सप्लाईज को इससे ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो इसके स्टेटर और रोटर के बीच जो आपका एयर गैप है उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी डेवलप होती है। तो जब आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है उसके थ्रू आपका जो है कि रोटर में एक इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलता है। इंड्यूस्ड वोल्टेज के थ्रू आपको एक इंड्यूस्ड करंट मिलती है, क्योंकि आपका जो केज रोटर है या जो कोई स्लिप रिंग मोटर है, स्लिप रिंग रोटर है, वो आपका क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड होता है। अगर आपका स्लिप रिंग है तो बाय द रेजिस्टेंस, और आपका अगर केज टाइप, स्पायरल केज टाइप का इंडक्शन मोटर है तो उसमें हम इन रिंग के थ्रू क्या करते हैं, उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जब किसी भी कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करके किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें आपका एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से आपका उसमें एक करंट इंड्यूस होती है। तो उसके थ्रू आपको एक फ्लक्स मिला, दो फ्लक्स मिली, एक आपकी जो है कि रिजल्टेंट फ्लक्स और एक आपकी जो रोटर में जो है कि फ्लक्स इंड्यूस हुई थी। तो उसी के बेसिस पे आप कहते थे कि आपका जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो आपका सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। ओके, तो हम यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग के मेथड के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर जो आपको स्टार्टिंग के मेथड दिए गए हैं, ये केज टाइप के इंडक्शन टाइप स्क्वायरल केज टाइप के मोटर्स को स्टार्ट करने के मेथड है। जैसे आपका डुअल स्टार्टर, डुअल DOL मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड, डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो डुअल स्टार्टर की सहायता से हम केज टाइप मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार डेल्टा की सहायता से हम जो कि किसी भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, और आप जो है कि ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। और रही बात स्लिप रिंग टाइप के इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब हम स्टार डेल्टा के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारा जो स्लिप रिंग टाइप का मोटर है उसको हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है वो हमारा बेसिकली डुअल स्टार्टर के बारे में है। ओके, डुअल स्टार्टर। तो जो आपका डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड स्टार्टर है, जिसको हम शॉर्ट में DOL स्टार्टर कहते हैं, तो ये जो DOL स्टार्टर है, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर के थ्रू जो है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। अगर हम डायरेक्टली सप्लाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर को दे देते हैं, जैसे हम प्लांट में क्या करते हैं, जो जितनी हमारी इंडस्ट्रियां हैं वहाँ पर जो है कि अक्सर थ्री फेज इंडक्शन मोटर का ही यूज किया जाता है। ओके, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का ही यूज किया जाता है। तो जब भी अगर हम किसी भी मोटर्स को डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो वो स्टार्टिंग में जो करंट लेता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, वो अपनी फुल लोड करंट का जो है कि 5 टाइम्स लेता है। अगर फुल लोड करंट मान लेते हैं IF, फुल लोड करंट इसकी है 100 एम्पियर, तो जो स्टार्टिंग करंट होगी वो आपकी होगी 500 एम्पियर। ओके, तो इससे स्टार्टिंग में 500 एम्पियर की करंट लेगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारे कनेक्टेड और भी मोटर्स हैं और भी हमारे इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट हैं, पंप हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे जो है कि प्लांट्स में लगी होती हैं, तो इससे क्या होगा, आपका प्लांट के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है,
क्योंकि ये अगर मान लीजिए ऐसे ही आपके 10 मोटर लगे हुए हैं जो 100 एम्पियर तक पर्टिकुलर एक करंट एक मोटर लेता है, तो अगर आपके 10 लग गए तो उसी के बेसिस पे उनकी जो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो इससे जो है कि आपका प्लांट अफेक्टेड हो सकता है। ओके, ये तो एक आपका पहला रीजन हो गया। और अगर आपका मोटर स्टार्टिंग करंट इससे ज़्यादा ले लिया, इससे भी ज़्यादा लेने लगा, तो क्या होगा कि आपकी जो वाइंडिंग है वो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को वियर करने के लिए ही बनाई जाती है, डिजाइन की जाती है। तो वो जो है कि उसका रेजिस्टेंस कुछ होगा, अगर उसमें करंट की वैल्यू एक्सेस होगी, ज़्यादा होगी, तो आप कहते हैं क्या, H = I² RT। करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने पर, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी किसमें, जो आपकी बाइंडिंग है, कॉयल है, उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे आपके मोटर के जलने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेगा तो आपका जो स्टार्टिंग टार्क है वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए, ताकि हमारा जो मोटर है जब स्टार्ट हो उस टाइम करंट की वैल्यू कम ले और स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा मिले, इसी को ऑब्टेंड करने के लिए, पाने के लिए, स्टार्टिंग टार्क हाई करने के लिए और स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग मेथड को प्रीफर करते हैं। वैसे बेसिकली हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है, लेकिन हमारा मेन वजह यही है कि स्टार्टिंग टार्क हाई हो और स्टार्टिंग में जो करंट ली जा रही है हमारे मोटर्स के थ्रू वो क्या हो, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका एक डाउट्स क्लियर हुआ कि आपका जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसमें सेल्फ स्टार्टिंग होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, उसको स्टार्टर के थ्रू स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं डुअल स्टार्टर के बारे में। वैसे जो आपका डुअल स्टार्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं किससे, एक कॉन्टैक्टर के थ्रू। ठीक है, तो कॉन्टैक्टर में क्या होता है, बेसिकली एक कॉइल होती है। ठीक है, कॉन्टैक्टर में एक कॉइल होती है जिसमें एक आपका आयरन का रॉड होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी आप आयरन पीस को ले जाते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी आयरन पीस को ले जाते हैं तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सिंपल आपका इसी बेसिस पे, इसी प्रिंसिपल पे आपका एक कॉन्टैक्टर पूरा कंप्लीट वर्क करता है। इसमें आपकी एक कॉइल बाउंड होती है, उसमें एक आपका आयरन पीस है जिससे आपके ये सारे के सारे जो है कि कॉन्टैक्ट पॉइंट आपके अटैच्ड है। ठीक है, तो जब भी आपकी इसमें आपकी सप्लाई आती है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो जब आपकी इसके बीच मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसके बीच कोई आयरन का पीस, उसके बीच अगर आपका आयरन का पीस आएगा तो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच देगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो ये आपके कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट रिक्वायर्ड हैं किसमें, डुअल स्टार्टिंग में। तो 3 फेज सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी और 3 फेज इंडक्शन मोटर की जरूरत होगी, और वो LR मतलब ओवरलोड रिले, और आपका इसी का दूसरा नाम होता है थर्मल रिले। ठीक है, थर्मल रिले, और आपको कॉन्टैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, पुश बटन की रिक्वायरमेंट होगी, MCB या SFU। SFU का मतलब स्विच फ्यूज यूनिट, स्विच फ्यूज यूनिट्स। ठीक है, तो इतने कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी 3 फेज इंडक्शन मोटर की, OLR, कॉन्टैक्टर, पुश बटन और MCB। ठीक है, तो इतने आपके कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा ये कंप्लीट, देखिए ये आपका कंप्लीट जो है कि डुअल स्टार्टर का सेटअप है, ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर्स है। ओके, तो देखिए जिन बच्चों को इसका जैसे डेरिवेशन करना है या पूरे कंटेंट को लिखना है, तो वो जिस सीक्वेंस में बातें बताता जाता हूँ उसी सीक्वेंस में आपको सारे डेटा को क्या करना है, नोट डाउन करना है। ओके, जब भी जो बच्चे जैसे यूनिवर्सिटी लेवल के हैं या बोर्ड लेवल के हैं तो उनको जो है कि उसी सीक्वेंस में, उसी आर्डर में आपको सारी बातें लिखनी है। ओके, तो फर्स्ट वाला हम क्या करते हैं, ये पूरा सेटअप करते हैं। ये हमारा OLR है। ठीक है, ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ये आपका OLR है, या आपका थर्मल रिले है, ये आपका जो है कि कॉन्टैक्टर है, और ये कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट
पॉइंट हैं ये आपकी पुश बटन है। कुछ पुश बटन आपकी स्टार्ट के लिए होती हैं, कुछ बटन आपकी स्टॉप के लिए होती हैं, ठीक है। तो और ये आपका है एमसीबी। तो फर्स्ट ऑल ऑफ हम क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई को अपने एसएफयू पे या एमसीबी पे लगाते हैं। अब आपको कंपनी जो भी प्रीफर कर रही है, कई बार कंपनी एसएफयू प्रीफर करती है, कई बार एमसीबी को प्रीफर करती है, तो उनके एमसीबी और एसएफयू को डिफ्रेंसिएशन के बेसिस पे हम जाके जिसको हमारे लिए जो बेनिफिशियल हो उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारी सप्लाई पहले जो है कि एमसीबी पे आती है। एमसीबी से आने के बाद सप्लाई हमारी जो है कि कॉन्टेक्टर के जो कॉन्टेक्ट पॉइंट हैं वहाँ पर आती है। तो ये सप्लाई हमारे A1 B1 C1 पे आ जाएगी 3 फेज की सप्लाई, ओके। फिर हम इस सप्लाई को क्या करते हैं, कॉन्टेक्टर के कॉइल में ले जाते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्टर के कॉइल में ले जाते हैं। तो देखिए मान ये आपका है R, ठीक है, ये आपका RB, तो ये आपका कॉइल हो गई, ठीक। ये कॉइल का ये पॉइंट और दूसरा आपका कनेक्शन यहाँ से सप्लाई आपकी आ रही है ये यहाँ तक, ठीक है। अगर आपकी कॉइल में सप्लाई मिल जाए, ओके, अगर आपकी कॉइल में सप्लाई मिल जाएगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर आपकी कॉइल में सप्लाई मिल जाए तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई आयरन पीस रहेगा तो उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अभी आपकी सप्लाई यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपकी सप्लाई है और यहाँ पे है। अगर ये सर्किट कंप्लीट हो जाए तब देखिए इधर से आपकी सप्लाई आ रही, ये एनसी है, ठीक है। एनसी का मतलब नॉर्मली क्लोज, एनसी का मतलब क्या है, नॉर्मली क्लोज्ड, और एनओ का मतलब है नॉर्मली ओपन, ठीक है। तो देखिए ये आपकी सप्लाई एनसी है, यहाँ से होते हुए ये भी एनसी है, यहाँ तक आ रही है और ये कॉइल से सप्लाई आपकी यहाँ तक हो रही। अगर आप इस पुश बटन को, ये सारी की सारी आपकी पुश बटन है, ये आपका एनओ है, ये आपका एनसी, ये आपका एनसी, ये भी एनसी है, ठीक है। अगर आप इस स्टार्ट पुश बटन को अगर प्रेस कर देते हैं तब देखिए क्या क्या होता है, ठीक है। ये इसको प्रेस करने के बाद आपकी सप्लाई कनेक्ट, कॉइल आपकी एनर्जाइज होगी, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और इस मैग्नेटिक फील्ड में रखे इस आयरन के पीस को ये क्या करेगी, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो जब आपकी ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, एनओ से एनसी, ये भी एनसी, ये भी एनसी। स्टार्टिंग में आपका ये एनओ है, नॉर्मली ओपन है, ये भी नॉर्मली ओपन, ये भी सारे के सारे आपका नॉर्मली ओपन है, ठीक है। तो देखिए ये आपके A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये आपके मेन कॉन्टेक्टर हैं और आपका M1 M2 ये आपका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। ये एज ए होल्डिंग कॉइल के तौर पे आपका यूज किया गया है, ठीक है। तो देखिए जब आपने इसको बटन को, उस बटन को प्रेस किया तो कॉइल आपकी एनर्जाइज, और ये आपका जब इसके तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो ये आपका क्या हो गया, एनसी। और जब तक आपने बटन को प्रेस किया रहा तब तो ये बना रहा, और जैसे ही आपने इसको रिलीज किया तो ये फिर आपको इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। इनिशियल पोजीशन का मतलब जब ने आप प्रेस किया तो एनसी बना था, जब आपने इसको रिलीज किया तो एनओ हो गया, ठीक है। तो जब आपका ये एनओ हो गया तब आप देख रहे हैं कि कॉइल में कंटिन्यू सप्लाई मिल रही, ये इधर से आपको कॉइल में कंटिन्यू सप्लाई मिल रही है, ठीक है। तो कॉइल में जब तक कॉइल में कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहेगी तब तक आपका ये कॉन्टेक्ट कंप्लीट रहेगा। तो जब आपका ये कॉन्टेक्ट कंप्लीट रहेगा तो इसके थ्रू आपकी ये कॉइल है किसकी, वो LR की, ओवरलोड रिले की कॉइल है, जिससे आपकी सप्लाई किस पे जा रही है, 3 फेज इंडक्शन मोटर पे जा रही है। तो जो आपका OLR है इसको हम सेट करते हैं कि कितनी करंट की वैल्यू होगी। अगर इससे करंट की वैल्यू एक्सेस होगी तो ये क्या करेगा, अपनी कॉइल के थ्रू इस वाले कॉन्टेक्ट पॉइंट को ओपन करा देगा, ठीक है। तो आपकी जब ये एनसी हुआ तो ये सप्लाई आपकी कनेक्ट, इसके थ्रू आपका ये होल्डिंग कॉन्टेक्ट आपका एनसी हो जाएगा। तो आपका ये कॉइल ऑलवेज एनर्जाइज होगी, तो सप्लाई आपकी इसके थ्रू आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर पे आ जाएगी,
ठीक है। तो जब आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर पे आपकी सप्लाई आ जाएगी तो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर आपका स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टॉप करना है तो आपके पास कितने पॉइंट्स हैं जहां से आप स्टॉप कर सकते हैं। एक तो आपका ये पॉइंट है, अगर आप इस बटन को प्रेस कर देते हैं तो ये आपका NC से NO हो जाएगा। जब NO होगा तो आपकी सप्लाई यहाँ तक आएगी, इसके बाद ये सप्लाई आपकी इधर से क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ही सप्लाई डिस्कनेक्ट होगी तो कॉइल आपकी डी एनर्जाइज होगी। जब कॉइल डी एनर्जाइज होगी तो आपका ये पूरा मैकेनिकल प्लंजर अपनी इनिशियल पोजीशन में आएगा। मतलब पहले आपका NO था, फिर ये आपका NC हुआ, NC हुआ तो मतलब कांटेक्ट आपके बन गए, सप्लाई आपकी ऑन हो गई, मोटर आपका चलने लगा। फिर आपका NC से क्या हो जाएगा, NO, जब आप इस बटन को प्रेस कर देंगे। ठीक है, या आप इस बटन को प्रेस कर देंगे तब भी आपका मोटर चलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका कई बार हमारी जो पुश बटन होती हैं वो हमारे कंट्रोल पैनल पे होती है। और ये आपका जो रिमोट कंट्रोल, मतलब इट मीन्स आपका जहाँ पर मोटर लगा होगा वहाँ पर अमीटर भी लगा होगा और वोल्ट मीटर भी लगा होगा और आपका ये रिमोट कंट्रोल भी लगा होगा। तो रिमोट कंट्रोल पे हम क्या करते हैं, बेसिकली वहाँ पर दोनों बटन लगाते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर उतना डिटेल्स में नहीं दिया गया है। जब भी आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी प्लांट में जाएंगे तो वहाँ पर आपका स्टॉप बटन और स्टार्ट बटन दोनों लगी रहती है। ठीक है, तो स्टॉप बटन के थ्रू आपका जो है कि किसी भी मोटर को आप स्टॉप कर सकते हैं और स्टार्ट बटन के थ्रू आप किसी भी मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल सा प्रिंसिपल है जिसके थ्रू आपका डुअल स्टार्टर की सहायता से आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट और स्टॉप किया जाता है। तो ये आपका कंडक्टर का पूरा पोर्शन हो गया और ये आपकी पुश बटन हो गई और ये आपका OLR हो गया। ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया। 3 फेज की सप्लाई SFU पे आती है, इसको ऑन करते हैं तो हमारी सप्लाई यहाँ तक आती है। तो जब तक यहाँ तक सप्लाई है तब भी आपका मोटर रन नहीं करेगा जब तक कि आप इस स्टार्ट बटन को प्रेस करके आप 3 फेज की सप्लाई को मोटर तक नहीं पहुँचाते हैं। ठीक है, ये हम जो कि डुअल स्टार्टर को 2 पर्पज के लिए यूज करते हैं। एक तो हमारा ये है कि अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, क्या है, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, और दूसरा आपका है ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जो डुअल स्टार्टर इसका हम जो कि 2 पर्पज के लिए यूज करते हैं, एक तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन और जो है कि ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन क्या है कि जब भी आपका वोल्टेज नीचे होगा, कम होगा, ठीक है, सेट वैल्यू से जितनी रिक्वायर्ड वैल्यू है, अगर उससे आपका कम होता है तो आपकी कॉइल क्या हो जाएगी, डी एनर्जाइज होगी। जब कॉइल आपकी डी एनर्जाइज होगी तो सिंपल सी बात है, आपके सारे कांटेक्ट पॉइंट आपके इनिशियल पोजीशन में आएंगे, मतलब आपका NC से NO हो जाएगा। तो जब ये आपका NC से NO हो जाएगा तो आपकी सिंपल सी बात है, यहाँ से सप्लाई आपकी मोटर पे नहीं पहुँच पाएगी तो आपका मोटर रन करना स्टॉप हो जाएगा, मोटर आपका रुक जाएगा। नेक्स्ट आपका है ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो जब भी आपका मोटर ओवरलोडेड होगा तो आपका जब ओवरलोडेड होगा तो इसको एक्सेस करंट की रिक्वायरमेंट होगी। जब एक्सेस करंट की ये डिमांड करेगा किससे, वो LR से, तो वो LR जितनी सेट वैल्यू है उस पर अगर एक्सेस करंट की डिमांड करेगा तो ये क्या करेगा, इस कांटेक्ट पॉइंट को ओपन कर देगा। मतलब ये आपकी इसको जब ये ओपन करेगा, ये आपका ओपन होगा तो सप्लाई आपकी इसमें नहीं मिल पाएगी। जब आपकी कॉइल में सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो कॉइल आपकी क्या हो जाएगी, डी एनर्जाइज होगी। जब आपकी डी एनर्जाइज होगी सिंपल सी बात है, आपका मोटर में सप्लाई नहीं पहुंचेगी और मोटर आपका रन करना बंद कर देगा। ठीक है, तो अब हम ये देखने जा रहे हैं किस तरीके से इसमें जो हमारे स्टार्टिंग टार्क है और हमारा फुल लोड टार्क है उसमें क्या रिलेशन आता है। तो जब आपने देखा कि आपका ये टार्क आपको मिला था, आपने डेरिवेशन जब किया था तो आपको T इक्वल टू मिला था कितना, 3I2² R2 डिवाइड बाई 2 पाई NS इंटू S। NS 2 पाई NS जो है इसको हम कहते हैं ओमेगा S,
कहेंगे, ठीक है। ये आपकी सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है, किसमें, एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है। तो आप जब कहेंगे स्टार्टिंग में क्या होता है, एट स्टार्टिंग यस इक्वल टू 1 एंड I2 इक्वल टू IST, और जो टी है वो आपका हो जाएगा TST। तब आप इसमें ये कहेंगे TST इक्वल टू 3 IST का स्क्वायर इंटू R2 डिवाइड बाई 2 पाई NS इंटू यस की जगह 1 पुट करने पर आपको ये इक्वेशन मिलेगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कहिए। और एट एनी स्लिप एट फुल लोड आप क्या कहेंगे, यस इक्वल टू SFL, मतलब आपकी फुल लोड पे कुछ स्लिप की वैल्यू होगी, ठीक है, और I2 की वैल्यू आपकी होगी IFL और T की वैल्यू होगी TFL। तब आप कहेंगे किसने, इक्वेशन फर्स्ट से, तो आपको मिलेगा कितना, TFL इक्वल टू 3 इंटू IFL का स्क्वायर इंटू R2 डिवाइड बाई 2 पाई NS इंटू SFL, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। तो जब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 3 से आप क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, ठीक है। तो आप कहेंगे TST डिवाइड बाई TFL इक्वल टू, ये देखिए आपका मिलेगा कितना, 3 इंटू IST का स्क्वायर इंटू R2 डिवाइड बाई 2 पाई NS इंटू 1, इसके पूरे के डिवाइड में आपको मिलेगा 3 इंटू IFL का स्क्वायर इंटू R2 डिवाइड बाई 2 पाई NS इंटू SFL। देखिए ये आपका इससे कटेगा और ये नीचे वाला इससे पूरा कट जाएगा और R2 से कट जाएगा। तो आपको मिलेगा कितना, IST डिवाइड बाई आपको मिलेगा डिवाइड बाई IFL पूरे का होल स्क्वायर, और ये सबसे ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा कितना, SFL, ठीक है। तो फाइनली आपको यहाँ से ये मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा कितना, TST डिवाइड बाई TFL इक्वल टू IST डिवाइड बाई IFL पूरे का होल स्क्वायर इंटू SFL, ठीक है। तो इससे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं या जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं उनमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपको स्टार्टिंग करंट दिया है, ठीक है, मान लीजिए आपको स्टार्टिंग करंट कुछ दिया हुआ है और स्टार्टिंग जो है कि फुल लोड करंट दिया हुआ है और आपका स्टार्टिंग टार्क दिया, तो इससे रिलेट करके आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो ये फार्मूला बना है, ठीक है, किसके, स्टार्टिंग टार्क और स्टार्टिंग करंट, फुल लोड करंट, फुल लोड टार्क और फुल लोड स्लिप के बीच जो रिलेशन मिला है, इससे आपके कंपटीशन में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से थोड़ा प्रिपेयर करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।